हेलो ब्यूटीफुल पीपल इन द ब्यूटीफुल मंथ ऑफ रमज़ान। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एनएफटीज की। एनएफटी क्या होते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, ईआरसी 721 कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एनएफटी ऑन चेन किस तरह बनेंगे, ऑफ चेन किस तरह बनेंगे, ऑन चेन में क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं, ऑफ चेन में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान आते हैं, आईपीएफएस क्या होता है, और इस तरीके की सारी चीज़ें। सबसे बढ़कर हम ये देखेंगे कि एनएफटी आखिर है क्या, क्या चीज़ है, क्यों इतना हुआ मचा हुआ है। और हम थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि किस तरह लोगों ने बंदरों की इमेज बेच बेच के मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये हम अभी खड़े हैं बिल्ड स्पेस के प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अभी सीज़न चालू किया हुआ है जिसके अंदर आप कोई भी आइडिया पेश करें, बस वो लीगल होना चाहिए, लीगल और अच्छा होना चाहिए, इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। चाहे आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, इनको आइडिया प्रेजेंट करें। इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अभी सीज़न चल रहा है। होगा ये कि आपको ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे और आपके साथ कि खुद मिल के आपकी चीज़ को तकमील तक पहुँचाएँगे। मेरे ख़्याल से जो इनका जो ओवरऑल आइडिया है वो यही है। और मेरे ख़्याल से जो ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है वो भी पाकिस्तानी अमेरिकन लड़का है। ज़्यादा उम्र भी बड़ी नहीं है, हमारे 25-26 साल का होगा। फारज़ा नाम है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये है। इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर एनएफटीज़ बहुत सादा और अच्छी ज़बान में बताया हुआ है। तो मैंने कहा यहीं से ले लो और इसको प्रमोट कर दो थोड़ा-सा। तो चलिए बात करते हैं एनएफटीज़ की। यहाँ आ जाते हैं व्हाट इज़ एनएफटी। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एनएफटी। तो देखें, तो एनएफटी बेसिकली हम कहेंगे कि यूनिक चीज़। बेसिकली एनएफटी क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हमारे पास ERC-20 टोकन है, उसको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। वैसे ही NFT ERC-721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अ, एक जो उसकी ख़ासियत है वो ये है कि उसके अंदर यूनिक आईडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। यूनिक आईडीज़, यूनिक आईडी से मुराद एक बार जो नंबर जनरेट हो गया वो दोबारा नहीं होगा। यानी सिंपल काउंटिंग चल रही है 1, 3, 4। अब ये अगर आपने एक बार 2 या 3 प्रोड्यूस कर दिया ना, अब ये आप दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए। किसी दूसरे ही कॉन्ट्रैक्ट में हाँ, ये नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए हमेशा यूनिक आईडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और वो कैसे होती हैं? सिंपल काउंटिंग 1, 2 पहला एनएफटी क्रिएट हुआ तो 1, दूसरा। तो सिंपल ये है एनएफटी। तो उससे क्या होता है? यूनिक आईडी क्रिएट होती है, तो उससे जो अटैच उस आईडी से जो चीज़ अटैच होती है वो भी यूनिक बन जाती है। कि भाई ये जो चीज़ है ये एक बार बन गई है, इसकी आईडी ये है। अब जो चीज़ दूसरी बनेगी इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हुए, इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हुए दूसरी चीज़ बनेगी, चाहे वो सेम भी हो। मतलब एक गाड़ी है मिसाल के तौर पे, एक टोयोटा करोला है सफ़ेद कलर, बिल्कुल वो एक गाड़ी है, उसकी आईडी 1 है। सही है, वो समझ लो 1 उसका नंबर प्लेट बन गया, इसकी शनाख्त है। इसी तरीके की मैंने दूसरी गाड़ी बना दी। अब उसका नंबर प्लेट मैं सेम नहीं रख सकता। गाड़ी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं नंबर प्लेट दूसरी नहीं लगा सकता। तो नंबर प्लेट में लगाऊंगा 2। तो ERC-20 टोकन में क्या था कि जो 1 रुपए की वैल्यू है, जैसे हमारे पास अगर करेंसी में देखे जाए, फियाट करेंसी में, तो जो 1 रुपए की वैल्यू, 1 रुपए का सिक्का है, अगर मैं दूसरा 1 रुपए का सिक्का ला दूँ, दोनों की सेम वैल्यू है। दोनों की सेम वैल्यू है, आप एक दे के दूसरी ले सकते हैं। लेकिन जब गाड़ी की बात आए तो ये सेम नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल उसकी बात नहीं करते। फ़िलहाल समझ लें उसके अंदर नंबर प्लेट का ही डिफरेंस है, आईडी का डिफरेंस। तो ये क्या ज़ाहिर करता है? ये ओनरशिप ज़ाहिर करता है कि ये यूनिक आईडी इस बंदे से बिलोंग करती है। मिसाल के तौर पे ये नोमान से बिलोंग करती है, नंबर 1 वाली आईडी, और नंबर 2 वाली आईडी नेहाल से बिलोंग करती है।
सही है, इतना हो गया। अब आप कहेंगे, अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर मैं तो यहाँ पे तो पेंटिंग्स बिक रही हैं और मैं तो किसी भी पेंटिंग का अपना एनएफटी बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और जो सबसे महंगी पेंटिंग है उठा करके वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दें, एनएफटी बन गया आपका उसका। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मसला क्या आता है, आपकी पेंटिंग बिकती क्यों नहीं है? ऐसा क्या 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 मसला है ऐसा? तो मसला ये है कि बेसिकली एनएफटी एक जरिया है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, चाहे वो रियल वर्ल्ड में हो चाहे डिजिटल में हो। एनएफटी खाली जरिया है, वो कोई चीज़ नहीं है। जरिए से मुराद सिंपल एक पेपर है, एक कागज़ का टुकड़ा है। जैसे हम गाड़ी के कागजात बनाते हैं, वैसे ही समझ लें एक ये प्रूफ है कि ये जो चीज़ है ये इस बंदे की है। फिजिकली वो कोई चीज़ है नहीं, एनएफटी फिजिकली कोई चीज़ नहीं है, डिजिटल है। और वो बेसिकली एक प्रूफ है कि ये फला चीज़ को फला बंदा ओन करता है। अब देखें तो एनएफटी जाहिर करता है किसी भी चीज़ यूनिकनेस और किसी ओरिजिनलिटी, किसी भी चीज़ की ओरिजिनलिटी। और ओरिजिनलिटी का वर्ड कहाँ से निकला है? ओरिजिन से निकला है। ओरिजिन का मतलब कि वो चीज़ कहाँ से शुरू हुई। अब बात कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं देखें, मैं आपको एनएफटीज की थीम समझा रहा हूँ कि आखिर ये क्या माजरा। तो मोनालिसा की थीम, मोनालिसा की एक पेंटिंग उठा लेते हैं। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो एक सिनेरियो में खींच रहा हूँ, एक सिनेरियो खींच रहा हूँ आपके सामने। मोनालिसा की पेंटिंग जिसने बनाई थी, मेरे ख्याल से लियोनार्डो विंची थे। वो समझ लें अभी जिंदा है, डिजिटल एरा में जिंदा है वो। उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, का एनएफटी बनाया, सही है। और दुनिया में ये अनाउंस कर दिया कि मैंने एनएफटी बनाया है मोनालिसा का। इसकी खाली ये 4 तस्वीरें हैं अलग अलग किस्म की, ये समझ लें एक ही तस्वीर है इसमें। और इस स्मार्ट जिसमें वो एनएफटी मैंने डिप्लॉय किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम ये है, उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये है, और उस तस्वीर की आईडी ये है। ठीक है, उस तस्वीर की आईडी ये है और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये है। ठीक है, और मेरा पब्लिक एड्रेस ये है। उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसे शो कर दी। अब कोई भी बंदा आएगा, वो अब आपने क्या करा? आपने बोला भाई मोनालिसा की पेंटिंग की बहुत वैल्यू है। आपने जल्दी जल्दी उसके डिजिटल स्नैपशॉट लिया, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद आपकी पेंटिंग कोई नहीं खरीद रहा। लेकिन लियोनार्डो विंची की पेंटिंग उसके लिए बोलियां लग रही हैं, उसके लिए जो है सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल चीज़ है, वो ओरिजिन से निकले। यानी चीज़ की वैल्यू नहीं है, पेंटिंग की वैल्यू नहीं है, पेंटिंग कहाँ से निकली है उसकी वैल्यू है, पीछे ब्रांड की वैल्यू है, पीछे उसको किसने बनाया है उसकी वैल्यू है। अब पता कैसे चलेगी ये पीछे किसने बनाया है? पता ऐसे चलेगा कि उनकी सिग्नेचर से, जैसे उनका वॉलेट एड्रेस सबको पास अवेलेबल है। तो जब भी कोई चीज़ लेंगे, और उन्होंने अपनी आईडी बताई हुई है कि भाई इस मोनालिसा की पेंटिंग की आईडी ये है। तो जब भी कोई किसी को चेक करना होगा कि ये जो एनएफटी है ये ओरिजिनल है या नहीं, ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है ये ओरिजिनल है या नहीं, तो वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे इस पे सिग्नेचर किसका है, यानी ये किस वॉलेट एड्रेस से जनरेट हुई है। वो ऐसे चेक करेंगे, तो वो उनको पता चल जाएगा कि इस ये जो है लियोनार्डो विंची के वॉलेट एड्रेस से जनरेट हुई है। और उसकी आईडी भी वही है जो लियोनार्डो विंची ने बताई है। तो इस तरीके से इसकी ओरिजिनलिटी प्रूफ होगी। तो एनएफटी आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बार चीज़ लिख दी तो लिख दी। तो अगर लियोनार्डो विंची ने डिप्लॉय किया होगा तो उसका एड्रेस सामने आएगा, उसका एड्रेस प्रूफ होगा। और उसकी आईडी भी जो उन्होंने बताई होगी वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकेगी। इस तरीके से लोग, तो ये एनएफटी जो है क्या हो गया? यूनिक हो गया। सही है। तो एनएफटी की आपको इतना तो समझ में आया कि एनएफटी की वैल्यू कहाँ से है। एनएफटी की वैल्यू ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ डाल दी। एनएफटी की वैल्यू ये है कि किसने डाली। सही है, पीछे आर्टिस्ट कौन है, हिस्ट्री देखी जाती है। लेकिन अच्छा, ये तो मेरे आपको मेरे ख्याल से एनएफटी समझ में आ गया होगा कि एनएफटी के पीछे जो है
देखा जाता है कि किसने बनाया है, क्या है, उसको चेक करने के लिए उसका देखा जाता है सिग्नेचर है यानी वॉलेट से जो सिग्नेचर होती है वो देखी जाती है, और आईडी देखी जाती है। जो आर्टिस्ट ने आईडी बताई है वो आईडी अगर उस पेंटिंग की है, दो चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर वो है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ है, कहाँ से निकली है, ओरिजिनल है, आया भाई गाड़ी टोयोटा से निकली है या कोई कोई दूसरी कंपनी चाइना वाइना ने बना के बस लिबादा चढ़ा दिया। तो चाइना तो जब टोयोटा बनाएगा या कोई मतलब बड़ी कंपनी बनाएगी तो वो अपने एनएफटी की लिस्ट और अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने उसके एड्रेसेस, किस एड्रेस से वो बिलोंग करते हैं, वो सारे एक लिस्ट बना के पब्लिकली अवेलेबल कर देगी अपनी वेबसाइट पे। तो जो भी गाड़ी लेगा, तो समझ लें गाड़ियों के अभी कागज़ का दौर ख़त्म हो गया, सबके एनएफटीज हैं। तो जो भी गाड़ी लेगा वो वहाँ पे जाके ये देख लेगा कि भाई ये जो है, ये वाकई में जो गाड़ी जो है ये कंपनी की है, यानी क्योंकि उसका एड्रेस, उसके अंदर जो एड्रेस होगा वो उससे बिलोंग कर रहा होगा, और उसकी आईडी भी वही होगी जो गाड़ी की कंपनी ने निकाली होगी। समझ लें कागजात वागजात ख़त्म हो गए, सब कुछ एनएफटीज पे आ गया। तो उम्मीद है ये समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो कमेंट में सवाल ज़रूर करें, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगाया इसको समझने में, और बड़े एक्सपीरियंस से मैंने समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये यही बता रहे हैं पिकासो के बारे में कि पिकासो ने जो है ये 6 पेंटिंग्स बनाई और पब्लिकली अनाउंस कर दिया 9 पेंटिंग्स हैं कि आईडीज, और हर एनएफटी की आईडी उन्होंने डिसाइड करके रख दी और बोला अब मैं और कोई पेंटिंग ऐसी नहीं बनाऊंगा। तो लोगों ने बोला अब हाँ भाई ये जो पेंटिंग है ये जिस जिस एड्रेस से जनरेट हुई है पिकासो का है, और उसकी आईडी भी वो, यही इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो आप पढ़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप बोलेंगे सर दूसरे लोगों की भी जो है पेंटिंग्स तो बिकी है, नए बंदे ने कोई फला पेंटिंग डाली बिक गई उसकी, तो भाई बात होती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग की भी बात होती है और हाइप की भी बात होती है और स्पेक्यूलेशन की बात होती है। अभी देखें अभी कितना मार्केट में गैप आया हुआ है, अब नहीं बिक रही, हर कोई पेंटिंग नहीं बिक रही उसके अंदर, ओपन सी वगैरह के अंदर। क्यों? क्योंकि की कोई वैल्यू ही नहीं थी, पीछे कोई वैल्यू थी ही नहीं। एनएफटी तो एक टेक्नोलॉजी है बनाई गई किसी फिजिकल चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिजिकल चीज़ को रिप्रेजेंट करें, या डिजिटल भी कोई ऐसी चीज़ हो जो काम की हो। अब बंदरों की तस्वीरें तो किसी काम की है नहीं। अब जैसे जो एनएफटी बेचे गए हैं, जो बाकायदा कंपनियों ने बेचे हैं, तो उन्होंने उस एनएफटी के पीछे कोई ना कोई वैल्यू पीछे रखी है, कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये एनएफटी खरीद लेते हैं तो आपको इस इवेंट के अंदर फ्री में जो है आपकी जो है वो मेंबरशिप हो जाएगी, आप जो है फ्री में आ जा सकेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया वगैरह में कोई और कोई पार्क ले लें, कोई जिम ले लें, उनका एनएफटी अगर आपने ले लिया, अब जब भी आप जाएंगे वो एनएफटी दिखाएंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो उस एनएफटी के पीछे कोई ना कोई वैल्यू है, एनएफटी के पीछे कोई ना कोई वैल्यू है। तो वैल्यू क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ आपकी बिकेगी, अगर वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो एज अ आर्टिस्ट अगर किसी ने समझ के खरीद लिया तो खरीद लिया। लेकिन अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि स्पेक्यूलेशन के ज़रिए किस तरह जो है काम हुआ। स्पेक्यूलेशन में क्या हुआ, जब ये एनएफटी की मार्केट नई नई आई थी, कुछ लोगों ने एनएफटीज बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में इंटरनेट की दुनिया में धोखा किस तरीके से होते हैं, तो बी अवेयर ऑफ इट। क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एनएफटीज, उन्होंने देखा भाई मार्केट में हाइप चल रही है, एनएफटीज बनाए, एनएफटीज पब्लिक करे, और उनकी मार्केटिंग करी खूब कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसके वैल्यू प्राइस इतनी बढ़ रही है, इसकी वैल्यू प्राइस इतनी बढ़ रही है, और क्या करा, खुद से खरीदने लग गए, खुद से खरीदने लग गए। एक जगह से एक बंदे ने खरीदा, उसको दूसरे को बेचा, दूसरे को बेचा, मतलब 10-15 बंदों की जितने की भी टीम थी उन्होंने आपस में खरीदना बेचना शुरू किया, और वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गई उस एनएफटीज की। कुछ भी नहीं, वो तस्वीरें थी, तो उनकी वैल्यूज बढ़ना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, दूसरे लोगों ने देखा भाई वाकई में भाई ये तो इन्वेस्टमेंट है, हालांकि पीछे तो कुछ नहीं था, स्पेक्यूलेशन थी, सिंपल एक दूसरे को खरीद रहे बेच रहे थे, एक दूसरे को, यानी सब एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को खरीद रहे बेच रहे थे, ताकि देखने वाले को लगे कि वैल्यू इसकी कैसे बढ़ रही है और कैसे लोग इसको खरीद रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने लगा दिए, और अगर एक बंदे ने भी पैसे लगा दिए इस
मतलब बेकार सी पेंटिंग पे मिसाल के तौर पे $10,000 $20,000 किसी ने लगा दिए तो उन सबका तो काम हो गया पीछे। इस तरीके से इंटरनेट यहाँ पे धोखे होते हैं। बी अवेयर ऑफ इट। इसकी अगर मतलब आप ऐसे देखें कि भाई ये तो इतनी बिक रही है, तो पहले ये देख लें कि वो कोई वैल्यू क्रिएट भी कर रहा है पीछे या नहीं। अगर पीछे कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर तो समझ लें कोई ना कोई आगे जाके इसकी वैल्यू। लेकिन पीछे कुछ है ही नहीं उसके, तो फिर मसला है, फिर मसला है। तो उम्मीद है ये एनएफटी से मैंने बहुत टाइम लगा दिया समझाने में। असल चीज़ मेरा समझाना है, कोड वगैरह तो सब यहाँ लिखा हुआ है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले गेट योर लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करना है हमें। लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करना है। लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए हमें इपिक एनएफटीज की उन्हें फोल्डर बनाया, उसके अंदर चले गए और npm init किया और हार्ड रेट का एक वो बना लिया। ठीक कर लेते हैं हम भी। हम जाते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं हार्ड रेट का फोल्डर md और npm init माइनस माइनस y। हमारे पास बन गई और हार्ड रेट को इंस्टॉल कर लेते। तो हार्ड रेट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। वो npx हार्ड रेट किया, हमें सब आता है, हमें सब आता है। तो भाई npx हार्ड डिस्क फिर क्या करा, जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और वैसे ही पुराने वर्जन्स पे काम हुआ हुआ बता लेते हैं। हार्ड रेट मेरे ख्याल से अभी बॉक्स खाली करना पड़ता है। ये करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, हमें अब ये टूल। बाकी ये ओपन जेपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा लास्ट टाइम की तरह इंस्टॉल किया था। और आने टेस्ट जो बिल्टन जो बिल्टन कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे शुरू ही नहीं करे। तो भाई कहाँ पहुँचे, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बन गया हमारे पास। ये कह रही है इंस्टॉल कर लो कर है। हार्ड रेट तो हमने इंस्टॉल कर ली। फॉलो हो रहा है इतने। तो हमें बस इसके बाद इसको मैं कॉपी करके आगे बढ़ाता हूँ। खाली इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर होगा कहानी ख़त्म। मिन 10 NFT लोक। तो क्या हुआ, हमने सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनाया माई इपिक एनएफटी। ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर कंसोल लॉक कर लिया। और याद रहे कंसोल लॉक खाली हार्ड हेड के अंदर चल सकता है और कहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं और ये इस कॉन्ट्रैक्ट को समझा रहे हैं भाई साहब। इस कॉन्ट्रैक्ट को है माशाल्लाह से पहले से ही। और ये डिप्लॉयमेंट की स्क्रिप्ट है। हम देख के और फाइल का नाम इन्होंने क्या दिया है। आगे चले आगे चले। अब ये देखें ये स्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री आ गई, उस कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री को डिप्लॉय किया, डिप्लॉयड किया और डिप्लॉय करने के बाद आ गया वो है कोई सिंपल हमारी वाली स्क्रिप्ट। और ये इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा
लोकली चल गया। अभी कुछ भी हमने काम नहीं किया, अभी एनएफटी नहीं बनाया, अभी कुछ भी नहीं किया, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट खड़ा किया है। बाद ओपन जेपलिन चलते हैं यहाँ पर। गॉट कॉन्ट्रैक्ट्स माईपिक एनएफटी की नाम दे देते हैं, और यहाँ पर एनएफटी ये हमारे पास बन गया। स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं, डिप्लॉय के अंदर डिप्लॉय वाली स्क्रिप्ट पेस्ट कर देते हैं। डिप्लॉय वाली भाई अच्छा काम है, लेकिन ये काम होते। माईपिक एनएफटी आ गया, डिप्लॉय हो गया, और रिक्वायर हार्ड हेड लिखना पड़ेगा। रिक्वायर लाइन को तमाम पेज डाउन का बटन दबाएंगे, और एरर दे रहे हैं पता नहीं। शिफ्ट और टिल्ड दबाएंगे तो हमारे पास टर्मिनल ओपन। हार्ड है रन स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर डिप्लॉय वाली फाइल चला दो। कंसोल लॉग लिखा हुआ आ जाना चाहिए। वैलिड इंपोर्ट हार्ड हेड। ट्राई अगेन टू इंपोर्ट फाइल यूजिंग द ओन पैकेज नेम। तो गाइस कुछ रिजॉल्व हो गया है। इशू क्या आ रहा था? इशू ये आ रहा था कि यहाँ पे हार्ड हेड कंसोल जो कि का बिल्ट इन पैकेज है, लेकिन यहाँ पर मसला कर रहा था, कह रहा था कि भाई मैं इस पे चाहता, लेकिन बिल्ट इन है तो आने चाहिए था। तो आई डोंट नो क्यों, क्योंकि वर्जन चेंज होते रहते हैं, शायद इस वजह से कोई मसला आया हो। मैंने क्या किया, मैंने डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल किया, यानी मुझे पता है कि नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं। तो डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स, इसके बाद स्लैश हार्ड हेड कंसोल, ये सही हो गया और चल भी गया। और स्क्रिप्ट चलाई तो हमारे पास सिंपल ये चल गया, ये लॉग कंसोल आ गया, दिस इज़ माई एन एफ टी। वाओ। बाद ये डिप्लॉय एड्रेस भी याद रहे, हमने कोई नोड वोड नहीं चलाई हुई, तो समझ लें ये डिप्लॉय एक ब्लॉकचेन चली होगी हमारी लोकल मशीन पे, जब डिप्लॉय हुआ होगा और इसके बाद वो ब्लॉकचेन बंद हो, बात ख़त्म। तो इतना काम हो गया हमारा। आगे चल के मैंने वो ढूंढने के लिए क्या मसले आ रहे हैं ये। खैर, अब हम आ जाते हैं क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट मिंट्स एन। अभी हमने कुछ भी नया नहीं किया, अभी हमने नहीं बनाया, करेक्ट ही बना, सिर्फ कंसोल। अब के अंदर हम अपना खुद का एनएफटी बनाने जा रहे हैं। एनएफटी क्या है भाई? एनएफटी ERC 721 कॉन्ट्रैक्ट है। ERC 721 स्टैंडर्ड रखा गया है। स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं, इस बात को हमने अच्छी तरीके से जान लिया लास्ट टाइम। हम चलते हैं ओपन जेपलिन में, देखें यहीं से उठा रहे हैं। ओपन जेपलिन कॉन्ट्रैक्ट टोकन ERC 721 के ERC आगे देखते हैं क्या है आखिर वहाँ पर ऐसा। ओपन जेपलिन गिटअप पे आ गए, अंदर हम चलते हैं टोकन के अंदर। टोकन के अंदर ERC 721 टोल और IERC इंटरफेस से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हमें, समरी मिल जाती है कि कौन कौन से फंक्शन, बेसिक फंक्शन। तो इसको देख लेते हैं। अब देखें इसके अंदर भी put की गई हैं।
और मैपिंग, अब जैसे कि मैंने बताया, ये बैलेंस है, यही है वो कल्प्रिट, यही है वो चीज़ जिससे पूरा का पूरा टोकन सारे एनएफटीज के मेंटेन हो रहे हैं। यानी इस एड्रेस पे इस टोकन आईडी का एनएफटी एग्जिस्ट, बस यही है एनएफटी, सिर्फ लिखा हुआ है ये ना। आप एनएफटी का नाम दे सकते हैं, आप एनएफटी का सिंबल दे सकते हैं, और क्या है भाई, बैलेंस चेक कर सकते हैं कि किस बंदे के पास कितने एनएफटीज हैं, ये सिंपल ये करके बता देता है हम है। सर कौन है, नाम आ सकता है, सिंबल आ सकता है, टोकन यूआरआई, ये हमारे पास बेसिक मेन जो फंक्शन है वो है। टोकन यूआरआई में क्या होता है वैसे, आई आर, ये आई थिंक आई आर सिंपल फंक्शंस की डेफिनेशंस लिखी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सिंपल सा है। गेट अप्रूव्ड इज अप्रूव, अप्रूव मैं लास्ट वीडियो में समझा, प्रूफ क्या होता है। ट्रांसफर फ्रॉम, सेफ ट्रांसफर फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूँ, मेथड ओवरलोड, ठीक है, का नाम भी सेम है, इसका नाम भी सेम, नाम सेम हो, पैरामीटर्स डिफरेंट हो, इस टेक्निक को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। सेम नाम के दो फंक्शंस, और ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है, पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है मेथड ओवर, एक मेथड ओवरराइडिंग होती है, मेथड ओवरलोडिंग जिसके अंदर सेम नाम के दो फंक्शंस हों, उसके अंदर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसके अंदर पैरामीटर्स अलग अलग हों, कहलाता है, ये टेक्निक कहलाती है मेथड ओवरलोड। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, मिसाल के तौर पे भाई कोई ये सारे पैरामीटर्स देना चाहता है, साथ में डेटा भी देना चाहता है, कोई ये सारे पैरामीटर्स देना चाहता है लेकिन डेटा नहीं देना चाहता, तो ये बंदा ये चीज़ कॉल कर लेगा। तो आइए चले ERC 721 को हम देख रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये टोकन यूआरआई इंपॉर्टेंट है। टोकन यूआरआई के अंदर हमने टोकन आईडी देनी है, टोकन आईडी, अब देखें यहाँ पर जो है ना, जो भी हमारा एसेट है, चाहे इमेज है, चाहे वीडियो है, कुछ भी है, उसको हम कहीं ना कहीं जाके सेव करवाएंगे। समझ लें, कहीं मैंने जाके सेव करा दिया इमेज को, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसमें डाल दिया था, और उस इमेज का यूआरएल लिया, या इमेज का नहीं, उस डेटाबेस का, उस फाइल का एक फ़ोल्डर बनाया मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे, एक फ़ोल्डर बनाया मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे, में जाके मैंने 2-3 इमेजेस डाल दी, ठीक है। मुझे बेस यूआरएल चाहिए, यहाँ पे बेस यूआर, वैसे यूआरएल और यूआरआई में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस, बस वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाता है। यूआरआई बेसिकली एसेट्स की लोकेशन को डिनोट करता है, और यूआरएल आपको पता है कि किसी वेबसाइट को लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि गूगल ड्राइव पे आपने एक फ़ोल्डर बना लिया, वो जो फ़ोल्डर, और उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फ़ोल्डर है ना, के अंदर जितने भी इमेजेस हैं, ये मेरे कलेक्शन ऑफ एनएफटीज बन जाए। मैं क्या करूँगा, वो जो फ़ोल्डर है उसका जो यूआरएल है, बेस यूआरएल, यहाँ कह रहे हैं बेस यूआरएल, उस यूआरएल को इसके अंदर मैं डाल दूंगा, तो वो मेरा बेस यूआरएल कहलाएगा। यानी मैं, और जब भी आपको टोकन यूआरआई चाहिए होगा, अब इमेजेस के नाम मिसाल के तौर पे आपने 1 2 3 4 करके लिखे, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, बेस यूआरएल से जोड़ेगा आपका टोकन आईडी, यानी स्लैश करके 1 लगा देगा, 2 लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, और आपको वो इमेज दे देगा। ये आगे समझते हैं, ये आगे समझते हैं। आपको समझ आ जाएगा, वही अप्रूव, सेट अप्रूवल वगैरह, ये सब हम देख लास्ट वीडियो, ओनर ऑफ, एग्जिस्ट, सेफमेंट, और ये सेफमेंट फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये इसको मिंट को कॉल कर रहा है एट दी। मिंट को देख लेते हैं, मिंट क्या कर रहा है, बेसिकली यही है सारी कहानी, मिंट करते हैं हम एनएफटी। तो मिंट क्या कर रहे हैं भाई जान, मिंट खाली आपके एड्रेस में 1+ कर रहे हैं, आपके एड्रेस में 1+ कर रहे हैं, यही जो 1 है यही टोकन आईडी है आपकी, बेस टोकन आईडी आएगी, देखी जाएगी, और यहाँ पर 10 हो जाएगी।
तो समझते हैं, हम समझते हैं, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से। फिर कोई एनएफटी अगर आपको बर्न करना हो, उसकी वैल्यू ख़त्म करना हो, बर्न हो जाएगी -1। अच्छा, टोकन आईडी यहाँ पे बेसिकली अलग चीज़ है और यहाँ पे बैलेंस अलग चीज़ है। ये टोकन, ये जो बैलेंस है, ये बेसिकली बताएगा कि आपके पास कितने एनएफटीज हैं। तो अगर आप एनएफटी मिंट करेंगे तो ये आपके बैलेंस में 1+ कर देगा। और एनएफटी अगर आप क्या बोलते हैं, अब देखें, बैलेंस में 1+ किया, यानी आपके बैलेंस में एक एनएफटी बढ़ गया। और कौन सा एनएफटी बढ़ा? ये वाला एनएफटी बढ़ा। ओनर्स के अंदर ने डाला टोकन आईडी, ये जो टोकन आईडी है यही बेसिकली वो एनएफटी, ये जो टोकन आईडी है यही बेसिकली वो एनएफटी है। और इसके अंदर टोकन आईडी ऊपर से आ रहा है, इस फंक्शन के अंदर ऊपर से। तो ये टोकन आईडी जो है, आपने आपके एड्रेस पे से सेव करवा दी, ये तो आपका एड्रेस है। और जब भी आप टोकन आईडी डालेंगे, आपका एड्रेस आपको मिल जाएगा, यानी टोकन आईडी का जो ओनर है वो ये बंदा है। ठीक है, फिर हो गई, मैपिंग हुई हुई है। और टोकन आईडी जो है सेफ मिंट से आ रही है, यानी अभी इसको करते हैं कि टोकन आईडी कहाँ आ रही है। टोकन आईडी भी सिंपल एक नंबर। अब वो नंबर आप चाहे जैसे रोल नंबर देते हैं स्कूल में, शुरू ही नंबर या कोई डिजिट्स के बाद होता है 100 या 1 से आपकी। तो ये बेसिकली हमारे पास एनएफटी का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, सिंपल सा। आपने आना है, थोड़ा सा देखना है क्या चल रहा है इसके अंदर। सिंपल है, जो मतलब दूसरे फंक्शन हैं वो इतने काम के हैं नहीं, ज़्यादातर यही फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, मिंट, बर्न, ये मैंने आपको बता दिया, अप्रूव। तो आ जाते हैं अपने बिल्ड स्पेस के अंदर। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, पहले हम इसको अपने पास कॉपी, हाँ, एपिक एनएफटी के अंदर हमने आके, और ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी यहाँ पर इसमें हम पैसे। अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले ओपन जेपलिन ERC-721 इंपोर्ट करवाया, इसके बाद यूटिल्स इंपोर्ट करवाई। यूटिल्स के अंदर सिंपल काउंटर है, काउंटर जो 1 2 3 काउंट करेगा। ये काउंटर्स अलग से क्यों लगाया, खुद से क्यों नहीं यूज़ किया? वो इसलिए क्योंकि 0.8.7 वर्जन के अंदर, या मेरे ख्याल से इससे पहले वर्जन के अंदर, सॉलिडिटी के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि जब वो अपनी लिमिट क्रॉस करता था, मिसाल के तौर पे U8 है, अगर वो उससे आगे चले जाए, U8 में जितनी लिमिट होती है नंबर की, अगर उससे आगे चले जाए तो जो है वो वैल्यू ख़राब हो जाती थी। सही है। लेकिन बाद में जो आगे के वर्जन हैं सॉलिडिटी के, उस पे उन्होंने, तो उन्होंने कवर कर लिया, इस वजह से जो है अब ये काउंटर्स यूज़ नहीं होता। लेकिन बिल्ड स्पेस मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा पुराना बना हुआ है, जैसे इन्होंने काउंटर्स। लेकिन खैर, ओपन जेपलिन की, तो इस वाले काउंटर में फ़र्क ये है कि ये जो है सिक्योर काउंटर है, यानी जब आप की वैल्यू लिमिट से बढ़ जाएगी तो ये आपको एरर दे देगा, बजाय ये कि वो वैल्यू को आगे पीछे कर दे। यानी जब मिसाल के तौर पे वैल्यू अपनी लिमिट तक पहुंच गई तो वापसी ज़ीरो से शुरू कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। एक ही अ, नाम के दो टोकन बन जाएंगे, यानी ज़ीरो आईडी में पहले टोकन बना था और दूसरी बार बन गया, तो ये मसला है। ये पहले सॉलिडिटी के वर्जन में था, लेकिन अब मेरे ख्याल से नहीं है, इन्होंने उसको हटा दिया मसले को। लेकिन अब भी लोग इसको यूज़ कर लेते हैं काउंटर्स। क्या करता है कि जब भी लिमिट क्रॉस होने वाली होती है और एरर कर नहीं तो ये काउंटर्स आपको समझ। और हार्ड रेट सोल इससे मैं इस्तेमाल कर लिया, ये सिंपल हार्ड रेट के अंदर चलेगा। हाँ, और ये काउंटर्स आ गए, ये अब ये देखें ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है काउंटर्स को हम इस काउंटर्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे, काउंटर्स डॉट काउंटर में। ये यूजिंग वाली स्टेटमेंट में हम पहले बात कर चुके हैं अपने सॉलिडिटी। तो यानी डॉट के बाद हम इस काउंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये काउंटर डॉट काउंटर के बाद हमने क्या लगा दिया, टोकन आईडी। सही है, टोकन आईडी का एक वेरिएबल बना दिया जो कि प्राइवेट है, और इसको हमने
की क्लास जो है काउंटर डॉट काउंटर है, ये समझ लें यूएनटी है। अच्छा, अब मैंने ई आर सी 721 इनहेरिट करवाया है, तो इसके कंस्ट्रक्टर को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है इसका नाम, एनएफटी का नाम, और एक चाहिए होता है इसका सिंबल। दोनों दे दिए। उसके अंदर इन्होंने वही कंसोल डॉट लॉग करवाया हुआ है फिलहाल। साथ में क्या काम किया, मेक एन इपिक एनएफटी, एक फंक्शन इन्होंने बनाया। मैं पहले पूरा ओवरऑल, से पहले हम बात कर लेते हैं टोकन यूआरआई की। अब देखें टोकन यूआरआई ये एनएफटीज के अंदर पहले से बना हुआ था। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसको ओवरराइट करवा, ठीक है, कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के लिए ओवरराइट करवाया अपने पास। टोकन यूआरआई का फंक्शन बनाया, ओवरराइट कराया, और इसके अंदर ये क्या आएगी, टोकन आईडी आएगी यहाँ पे। और देखेंगे ये टोकन आईडी है क्या चीज़, 256 आर्ग्यूमेंट आ रहा है इसके पास। अब यहाँ पे ये फंक्शन सॉलिडिटी के अंदर आया है नया, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट का मतलब यही है कि ये चेक करेगा कि भाई ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं। ये मेरे ख्याल से ये सॉरी, हाँ सही, सॉलिडिटी चेक करेगा कि ये के अंदर पहले से मौजूद है या नहीं। अगर पहले से मौजूद है तो आगे बढ़ जाएगा, और अगर पहले से मौजूद है तो ये जो है एरर कर देगा, ऐसा कुछ, रिटर्न बिला। बिला फिलहाल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये हो रहा है मेक एन इपिक एनएफटी। अब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे एनएफटी बनाने के लिए, टोकन आईडीज डॉट करंट। अब ये देखें, ये करंट से क्या होगा, जो भी अभी की वैल्यू चली है ये स्टार्ट होगा ज़ीरो से। जब भी करंट आएगा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, फिर अगली बार जब चलाएंगे तो वन, फिर टू, फिर थ्री, जैसे जैसे एनएफटी हम कॉल करते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। वो न्यू आइटम आईडी आ गई। अब ये सेफ मिंट का फंक्शन कॉल हो। सेफ मिंट क्या कर रहा है, ये आईडी इस बंदे के नाम पे कर दे रहा है, ये आईडी इस बंदे के नाम पे कर दे रहा है, वही इस आईडी का ओनर ये बंदा बन गया, बस ये हो। और बैलेंस में वन ऐड हो गई, इस बंदे के नाम पे ये आईडी आ गई, और ये बंदे का एक टोकन हो गया, एक एनएफटी टोकन यूआरआई। अब टोकन यूआरआई का इन्होंने फंक्शन कॉल किया, और इसके अंदर ये न्यू टोकन आईडी डाल, और इस न्यू टोकन आईडी को इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट, ये टोकन आईडी को इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट क्यों किया, कि जब अगली बार करंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे पुराना नंबर नहीं आए, नया नंबर आए, इस वजह से यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब जब भी दोबारा कॉल करेंगे तो करंट में अगला नंबर आएगा, ना कि पुराना। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। तो इन्होंने यहाँ पे टोकन आईडी डाली, और यहाँ पे टोकन आईडी चेक हो रही है करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। करती यानी कोई आपने अजीब सी टोकन आईडी डाल दी, एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये फॉल्स कर दे। और यहाँ पे फिलहाल बला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हम काम करना है, इस बताते हैं आपको क्या काम करना है। आ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं आगे। तो बेसिकली हमने मेक एन एनएफटी का फंक्शन बना लिया है, हमें सिर्फ अब टोकन यूआरआई पे बात करनी है। तो ये भाईजान थोड़ा सा समझा रहे हैं, और इनके समझाने जा दिया है। जाग जाओ गाइस, जाग जाओ, कम ऑन गाइस, हमें ग्लोबल जाना है। गो ग्लोबल गाइस, गो ग्लोबल। गो ग्लोबल के लिए हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जागना पड़ेगा, मुझे पता है थोड़ा सा। लेकिन अब जो बात है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ टोकन यूआरआई के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो ERC 721 कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनिक आईडीज खाली जनरेट करता है, उसका काम है खाली यूनिक आईडीज जनरेट करना। इस आईडी को हम लिंक करते हैं मेटा डेटा से, इस आईडी को लिंक करते हैं। देखो ये कह रहा है टोकन यूआरआई, यूआरआई का मतलब है यूनिवर्सल कोई लोकेशन। सर्च कर लेते हैं भाई, सर भूल जाते हैं कभी कभी। यूआरआई कुछ लगा दिए, यूआरआई वर्सेस यूआरएल। URI identifies a resource and differentiate it from other by using a name, location और both. URL identifies, देखा मैंने आपको बताया URL जो है डिफरेंट वेबसाइट्स को, लोकेशन को
रिप्रेजेंट करता है, और यूआई जो है डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी कोई इमेज हो गई, कोई वीडियो हो गई, या कोई भी डेटा, किसी किस्म का डेटा, उसको रिप्रेजेंट करता है यूआरआई। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं टोकन यूआरआई। अब ये जो टोकन, इसका काम है यूनिक आईडी, कॉन्ट्रैक्ट का है काम टोकन यूनिक आईडी जनरेट करना। अब इस आईडी को हमें लिंक करना है मेटा डेटा से, इस आईडी को लिंक करना है मेटा डेटा से। और ये जो डेटा है मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी ऐसा डेटा जो किसी डेटा की इंफॉर्मेशन देता हो। मेटा डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जो किसी डेटा की इंफॉर्मेशन देता हो। तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मेटा डेटा को, डेटा अबाउट डेटा, डेटा की इंफॉर्मेशन देने वाला डेटा। तो ये डेटा किसकी इंफॉर्मेशन देता है? आपके एसेट की, कि इस एसेट में क्या होगा। मिसाल के तौर पे एक फाइल है, उसके एक गाड़ी है, गाड़ी के एक फाइल हमारे पास आम तौर पे होती है कागज़। तो इसी तरह हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होगी, एक टेक्स्ट फाइल। सही है, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई ये इस गाड़ी का नंबर ये है, इस गाड़ी की जो है वो कलर ये है, इस गाड़ी की लंबाई ये है, वेट इतना है, इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं। तो ये क्या दे रहा है? ये गाड़ी हमारा एक डेटा है, और ये इस डेटा की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये टेक्स्ट फाइल, ये फाइल क्या दे रही है? गाड़ी की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो हम इसको बोलेंगे कि मेटा कार बोल देंगे कि भाई कार की, जब मेटा डेटा ही बोलेंगे कि डेटा की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इसी तरीके से ये जो मेटा डेटा है ये स्टोर होता है जेसन फाइल पे। ये मेटा डेटा स्टोर होता है जेसन फाइल में, और हम इस जेसन फाइल को कहीं ना कहीं स्टोर करवाते हैं। हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले इमेज, एक इमेज को आपने इंटरनेट पे कहीं भी उठा के डाल दिया, लेट से आपने गूगल ड्राइव में डाल दिया। उस गूगल ड्राइव का लिंक आपने यहाँ डाल दिया, ठीक हो गया। उस गूगल ड्राइव की इमेज पे, इमेज का लिंक आपने यहाँ डाल दिया, और इस फाइल को भी आपने गूगल ड्राइव में डाल दिया, जेसन फाइल को। जेसन फाइल क्या कहलाएगी? मेटा डेटा कहलाएगी। जेसन फाइल क्या कहलाएगी? मेटा डेटा कहलाएगी। मेटा डेटा क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये इस इमेज की इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भाई ये जो इमेज है, में कोई साइलेंट हीरो है, उसका वॉच प्रोटेक्टर है, उसका नाम स्पंज बॉब है, और उसकी जो इमेज है वो ये, यानी इस इमेज की, इस एसेट की इंफॉर्मेशन दे रही है, और इस एसेट का एड्रेस दे रही है कि ये एसेट यहाँ रखा है। तो ये सब का सब कुछ एक जेसन फाइल में होगा, ठीक हो गया। और ये जेसन फाइल कहीं रखी हुई होगी, उसका एक यूआरएल होगा। उस यूआरएल को हम इस टोकन आईडी के साथ लिंक करा देंगे, तो हो जाएगा हमारा टोकन यूआरआई। अब इसकी आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। अब ओपन सी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब देखें, ये जो जेसन फाइल बनाने का भी एक तरीका होना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं हो कि कोई भी कुछ भी इसके अंदर डाल दे, कोई भी कुछ भी डाल देगा तो ये बेचारा ओपन सी पढ़ेगा कैसे? ओपन सी, क्योंकि ऑटोमेशन चल रही है ना, ऑटोमेशन। तो जब भी ओपन सी पे कोई एनएफटी आता है, तो वो क्या करता है, उसकी जेसन फाइल खोलता है, उसमें देखता है भाई नेम की फील्ड किधर है। नेम की फील्ड ये, वो नेम जहाँ नाम लिखा हुआ आता है वहाँ नाम डाल देता है। डिस्क्रिप्शन की फील्ड ढूंढता है, डिस्क्रिप्शन की फील्ड मिल जाती है, जहाँ डिस्क्रिप्शन इसकी वेबसाइट में मेंशन है वहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देता है। इमेज देखता है, इमेज के अंदर जो कुछ मौजूद है वो इमेज पे आपको रेंडर करवा के दे देता है। तो ओपन सी की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो ओपन सी ने बोला भाई अगर आप इस स्टैंडर्ड पे बनाओगे तो मैं आपकी चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा सकूंगा, अदरवाइज नहीं दिखा सकूंगा। ये रही ओपन सी की रिक्वायरमेंट। ये देखें यहाँ पे वो हेडिंग दिखाएगा, यहाँ से हेडिंग पढ़ेगा, सॉरी नाम पढ़ेगा, नाम दिखा देगा। इमेज देखेगा, इमेज यहाँ पे रेंडर करवा देगा। और क्या, डिस्क्रिप्शन देखेगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा देगा। और एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसको देख, ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल यूआरएल, इमेज नेम, एट्रीब्यूट, क्या क्या आ सकता है। ये टोटल चीज़ें हैं जो आ सकती हैं उस जेसन फाइल के अंदर, अगर हमें ओपन सी में चीज़ को मेंशन करवाना। तो ओपन सी कह रहा है कि आप ये चीज़ें डाल दें, और वो उसको समझ लेगा और अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा देगा जेसन फाइल के अंदर। ये देखें, एट्रीब्यूट्स के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं कि भाई, अब इन्होंने एट्रीब्यूट्स के अंदर ट्रेड टाइप और वैल्यू डाली हुई है। ट्रेड टाइप मतलब किस तरीके का एट्रीब्यूट, बेस है और वैल्यू है स्टार फिश, तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये हो गया, ये हमने ओपन सी की रिक्वायरमेंट्स देख ली। और वेरिएबल भी एक
ओपन सी की तरह ही जो है एक एनएफटी मार्केट प्लेस है, वो भी यही दिखाता है कि क्या क्या उसका भी स्टैंडर्ड तक ऑलमोस्ट सेम है। जो ओपन सी में आप इमेज देख लेते हैं या डेटा देख लेते हैं, वही आप रेरिएबल पे भी देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे टोकन यूआरआई पे ब्ला वो रिटर्न करवा रहा था। तो यहाँ भी कह रहे हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंसर्ट योर जेसन यूआरएल हेयर, आपका जेसन यूआरएल इधर आएगा। जेसन यूआरएल यानी आपने एक इमेज डाली जेसन में और उस जेसन को कहीं ना कहीं डाल दिया और उस जेसन का यूआरएल आपने यहाँ डाल दिया। वी कैन आल्सो ऐड कंसोल लॉग, और हम कंसोल लॉग करा सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल कंसोल लॉग नहीं करवा रहे और हम बस रिटर्न करवाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर, अच्छा अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोल एड्रेस हो गया और फिर ये मेंट हो रहा है। एक काम करते हैं जैसा भाई साहब कह रहे हैं, यू लर्न अबाउट इट एग्जिस्ट इज अ बिल्ट इन फंक्शन वेरीफाई। ये एग्जिस्ट के बारे में बता रहे हैं, जो नई चीज़ आ गई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिट का मतलब ही कि करता है या नहीं। अच्छा भाई, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और ये कह रहे हैं कि जेसन मेटा डेटा अबव एंड पेस्ट इनटू द वेबसाइट। ने कहा कि ये एक जेसन की वेबसाइट है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी जेसन डालूंगा सेव करूँगा, सेव हो जाएगी और ये मुझे एक यूआरएल दे देगा। इस यूआरएल पे मैं जब भी जाऊँगा तो मुझे मेरी जेसन की फ़ाइल मिल जाएगी। ये अगर आपने एयरफोर्स शेल चलाया तो ये बिल्कुल तरह है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जेसन डेटा आपका हिफाजत से महफूज। तो हम फिलहाल यही करते हैं कि हम ये कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको उठा के पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। सेव करते ही इन्होंने हमें दे दिया कि भाई ये इस यूआरएल पे आपको आपका मेटा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, दे देंगे मेरी चीज़ मुझे मिल गई, मेरा नाम, इमेज। तो बस इस यूआरएल को पकड़ूंगा, मैं कॉपी करूँगा और ये भाई साहब बता रहे हैं ऐसे डाल के यहाँ पे मैं अपना रिटर्न डाल दूंगा। रिटर्न में बिला लिखा हुआ है, फिलहाल बिला नहीं चाहिए हमें, यूआरएल चाहिए। तो बेस यूआरएल हमारा क्या बन गया, अभी हमारे पास एक ही हमने एसेट इसके अंदर करवाया है, एक ही एसेट। यानी जब भी हम मिंट करेंगे तो यही टोकन यूआरआई होगा हमारे पास और एक ही जेसन फाइल हमेशा मिंट होगी। और उस मिंट के अंदर एक स्पंज बॉब भाई हमें मिल जाएंगे और हर स्पंज बॉब के साथ, अब देखें एक ही तस्वीर होगी, एक ही डेटा है सारा, उस पे 0 आईडी भी अटैच होगी, 1 आईडी भी अटैच होगी, 2 आईडी भी अटैच होगी, 3 आईडी भी तो अब देखने वाला जो खरीदने वाला है वो देखेगा, वो बोलेगा ये क्या है, इतनी सारी आईडीज और एक ही। वो ये नहीं खरीदेगा, खैर खरीदेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है बेसिकली। आपको वैल्यू पीछे से क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ चलते हैं चलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, बहुत सारी कारें हैं और सबकी अलग अलग नंबर हैं। जैसे ये हमारा स्पंज बॉब है, इस एक ही स्पंज बॉब है, एक ही सब कुछ चीज़ें, बस नंबर अलग अलग है सबके। तो ये बेसिकली वो बन जाएगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि कंसोल भी आप करवा सकते हैं, कंसोल भी करा देते हैं साथ साथ। कंसोल से कनेक्ट करा देते हैं, भाई कह रहे हैं करा देते हैं। सिंपल ये कह रहे हैं मिंट हो जाएगा इस टोकन आईडी पे इस सेंटर के साथ। इसको मैंने कंट्रोल एस किया, ट्रिप में गए, डिप्लॉय में गए। डिप्लॉय में जाने के बाद ये भाई कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बाद हम क्या करेंगे, 2 एनएफटी मिंट कर लेते हैं। तो करें हुए, ये उठाया मैंने, पहले एनएफटी मिंट हुई और दूसरी एनएफटी क्या हो रहा है, एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेक एन एपिक एनएफटी, एक एनएफटी मिंट हो जाएगी और ये दूसरी एनएफटी मिंट हो जाएगी एक ही सेम टोकन यूआरएल पे। तो चलिए इसको चला के देख लें। डिप्लॉय, वाओ, ट्राइंग टू इम्पोर्ट फाइल यूजिंग द, वही आ गया, आ गया। ये हार्डेड वाला मसला क्योंकि
डॉट स्लैश, डॉट स्लैश नहीं, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, यहाँ लिख देंगे नोड मॉड्यूल और इस भाई को चला देंगे। तो आपके दो एनएफटी मिंट हो गए। एक एनएफटी मिंट हुआ है जीरो आईडी वाला और एक एनएफटी मिंट हुआ है वन आईडी वाला। और जब ये मिंट हुआ है तो इसके अंदर जैसे हमें यहाँ पर वो भी करा देना चाहिए था, क्या बोलते हैं, टोकन यूआरआई भी मिंट करवा दे, रिटर्न करवा देनी चाहिए थी। रिटर्न तो हो रही है, टोकन यूआरआई तो रिटर्न हो रही है। बेसिकली हमें क्या कहते हैं, इसको कंसोल भी करवा देना चाहिए था। लेकिन खैर बेसिकली बात यही है कि इसी टोकन ये जीरो आईडी भी इससे अटैच है और वन आईडी भी इससे अटैच है। तो और ये और इसके अंदर क्या रखा है, इसके अंदर सिर्फ यही रखा है, ये डेटा रखा है और इसके अंदर एक स्पंज बॉब भाई हमारे बैठे हैं जो कि ये रहे स्पंज बॉब। स्पंज बॉब को इन्होंने क्या करा, एक दूसरी वेबसाइट पे इन्होंने बस अपलोड किया, उसका यूआरएल इसको मिल गया और यूआरएल इसका नाम है आई एम इमेज गुर, हम आई एम जी गुर के गुरु, तो उसमें डाल दिया हुआ है और इसका यूआरएल लिख दिया। इसका यूआरएल उन्होंने यहाँ लिख दिया, वहाँ से मिल गया, यहाँ लिख दिया और ये जेसन की फ़ाइल उन्होंने अपने टोकन में डाल दी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी। और अब जब भी कोई मिंट होगी तो ये यूआरएल ही जनरेट होगा, एक ही यूआरएल जनरेट होगा और इस यूआरएल पे आपको आपका एसेट मिल जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने एक एनएफटी मिंट कर लिया है, आपने बेसिक काम कर लिया है एनएफटी का। यकीन जानिए आपने वो काम कर लिया है जो बहुत से अभी 2 करोड़ लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो अभी इसको कम मत समझिए, ये बहुत हेवी काम है, ये बहुत आपने हेवी काम कर लिया है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो ये बिल्कुल टाइट काम हो जाएगा। और एट द एंड अगर कुछ बनता है तो इंसान की अपनी मॉडिफिकेशन और अपनी क्या बोलते हैं ख्याल, अपनी थिंकिंग से ही कोई नई चीज़ वजूद में आती है। अदरवाइज़ ये बना बनाया, जैसे मैं आपको बना बनाया दिखा रहा हूँ, आप भी बना बनाया अगर देखेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। कि सबको पता है ये ऐसे होता है, सबको नहीं पता, अभी भी ये सबको नहीं पता। अभी भी बहुत से लोग होंगे जो को आप दिखाएंगे वो कहेंगे वाह दिस ग्रेट, बट आपको पता है अभी फ़िलहाल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपनी थिंकिंग लगाएंगे इसके अंदर और कुछ बनाएंगे। तो इतना काम हो गया हमारा। के बाद ये कह रहे हैं कि भाई इसको डिप्लॉय कर दो वगैरह वगैरह क्विक नोट पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे सिंपल वो डिप्लॉय है, उसके बाद 2 NFT मिंट हो गए। और ये काम गोरीली पे डिप्लॉय हो गया है। गोरीली पे हम नहीं करेंगे, सिपॉले पे करेंगे और वो आप करेंगे, वो आपके ऊपर। अब हम चलते हैं ऑन चेन एनएफटी। अब देखें बेसिकली ये था ऑफ चेन एनएफटी, यानी ये जो इसका एनएफटी है इसकी जो मेटा डेटा है। देखिए मेटा डेटा के अंदर कोई ना कोई इमेज पड़ी होगी या वीडियो पड़ी होगी या एक्स वाई जेड कोई भी डेटा पड़ा होगा, लेकिन वो मेटा डेटा का पड़ा होगा। आप मेटा डेटा को कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट करवाते हैं, हमें वो कनेक्ट करवाते हैं मेटा डेटा। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो जेसन की वेबसाइट है ये सेंट्रलाइज्ड है, यानी इसको कोई बंदे पीछे से एक सर्वर है उसके अंदर ये एप्लीकेशन बनी हुई है। अब ये कभी भी बंद हो सकता है सर्वर, या कंपनी बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया बीच में तो मेरा तो जो मेटा डेटा है वो लॉस हो जाएगा। ये तो बड़ी बुरी बात है। मिसाल के तौर पे मेटा डेटा के अंदर कोई मेरे सीक्रेट बैंक के पासवर्ड होते अगर, तो वो भी लॉस हो जाते। या कोई मेरी कार के कागजात होते उसके अंदर, तो वो भी लॉस हो जाते। तो इस वजह से
सेंट्रलाइज चीज़ के ऊपर, वैसे ही हम डिसेंट्रलाइज पे गए इस वजह से कि सेंट्रलाइज चीज़ से बचें, क्योंकि उसके यही इश्यूज़ हैं कि अगर वो गायब हो गया, वो बंद हो गया, तो मसला तो हमारा ही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्यों ना हम इस मेटा डेटा को ब्लॉकचेन के ऊपर ही सेव करवा दें। अभी हम मेटा डेटा को कहाँ सेव करवा रहे हैं? बाहर कहीं करवा रहे हैं, इमेज को कहीं और करवा रहे हैं, जेसन को कहीं और करवा रहे हैं, और फिर उसको जो है उसका जो यूआरएल है वो खाली हम अभी सिर्फ यूआरएल जो है हम कहाँ डाल लें? ब्लॉकचेन पे डाल लें। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस पूरे जेसन को हम जो है उठा करके उधर डाल दें, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर, अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो हमें अपनी इमेज भी अपनी इमेज भी उसके अंदर डालनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि हो सकता है ना ये इमेज वाला जो प्लेटफॉर्म है ये भी बंद हो जाए कभी ना कभी, मेरा डेटा लॉस हो गया, या तो इमेज लॉस होती है या जेसन, तो दोनों लॉस हो सकता है। तो दोनों को उठा करके क्यों ना हम अपनी ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट में ही डाल दें। तो इसलिए इस टेक्निक को हम कहते हैं ऑन चेन डेटा। इस वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है गाइस, तो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ ब्रेक लें और रिफ्लेक्ट करें कि हमने क्या सीखा एनएफटी से, एनएफटी से हमें क्या समझ में आया। तो मेरे पास यहाँ पर एनिमेशंस वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। हम में से बहुत सौ को इंग्लिश सही समझ में नहीं आती, तो कोशिश यही होती है कि सादा ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्कशन में जाके पोस्ट कर सकते हैं, गिटहब की नीचे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।